गुड इवनिंग बच्चों। तो मुझसे तो गुड इवनिंग हमेशा होती है आपकी, गुड आफ्टरनून भी होता है, गुड इवनिंग क्या होती है। तो जैसा आप लोग से प्रॉमिस था कि आज स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन है, तो सर डॉक्टर दिव्येश बजनवाल और ये हमारे बचपन के फ्रेंड्स हैं और बहुत ही रिनाउंड न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। ठीक है। तो जो भी आप लोग में स्ट्रेस हो रहा है या एग्जामिनेशन को लेके थोड़ी सी परेशानी है या अपने करियर को लेके भी जो चिंता है, उन चीज़ों का आप लोग फ्री होके सर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट उससे पहले सर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपनी बातें आपको बताएंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से आप लोग को सुनना है। तो आई वेलकम डॉक्टर दिवेश बनवाल टू द पोडियम। बस इसको यहीं पे लगा, आप जेब में रख लीजिए। आप कितना मूव कर सकते हैं? वो कहाँ है? यही है सर। ये है। नहीं नहीं ठीक है। Am I audible? पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे वाले? ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सर ने बताया, माई सेल्फ डॉक्टर दिवेश और आई एम वर्किंग इन योर सिटी एज अ न्यूरो साइकेट्रिस्ट हियर। तो हम लोगों की एक दिन बात हो रही थी आपस में ही कि बच्चों को इस समय थोड़ा एग्ज़ाम को लेकर के कुछ वरीड हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसे एपिसोड्स होते रहते हैं बीच बीच में, या फिर अपने कैरियर को लेकर के दे आर थिंकिंग अलॉट। तो कुछ एक बात हम लोग कर लेते हैं आपस में बैठ के, एक डिस्कशन कि कैसे क्या बेहतर चीज़ें हैं, क्या और करिए। स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात करें पहले, जैसे बहुत एक नॉमिनल सा टॉपिक है और देखा जाए तो बहुत एक छोटा सा वर्ड है स्ट्रेस, है ना। हम सभी इसके बारे में सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। कुछ आइडिया क्या होता है? इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम। चलिए, और इट्स फ्री टू डिस्कस, कोई भी बोल सकता है अपनी बात। चलिए, अच्छा मैं कुछ एग्जांपल रखता हूँ, कुछ केस हैं अपने सामने जो मैं आपके सामने पुट करता हूँ। शायद आपको आइडिया लगे कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट प्रेजेंट्स इन अवर बॉडी, कैसे इसके सिम्टम निकल के आते हैं या क्या सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, इधर से ओके। जैसे एक कंडीशन ये है, ठीक है, समवन वंस अपॉन अ डे एक बच्चा उठता है एंड ही इज सेइंग कि मॉर्निंग में मुझे एकदम अजीब सा नॉशियस फील होता है, अजीब सा वॉमिटिंग टाइप हो रहा है या घबराहट सी लग रही है, ठीक है, हार्ट बीट एकदम से बढ़ी हुई है, धड़कन सी तेज लग रही है मेरी, ठीक है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बंधा बंधा सा, मैं सबसे दबता जा रहा हूँ सारी तरफ से, इस तरीके की फीलिंग आ रही है मेरे को। और 99% ऐसा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ सा होने वाला है। इवन येट एवरीथिंग इज फाइन, रोज की जैसी सुबह है, जैसा हम लोग क्लास आते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके की सिम्टम्स लग रहे हैं या इस तरीके की चीजें मुझे फील हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें मुझे फील हो रही हैं। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ में एग्जाम टाइम में या एग्जाम से पहले के टाइम में? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और सिचुएशन है। कभी ऐसा लगा किसी को अपने साथ कि जैसे मैं बिल्कुल बंद सा गया हूं, चारों तरफ से मुझे बंदिश सी महसूस हो रही है, अभी मैं यहां से निकल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ऐसा कभी फील होता है? हाँ, अच्छा। या फिर एग्जाम आने को अभी 3 दिन बचे हुए हैं और मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं कोर्स पूरा रिवाइज कर पाऊँ या मैं इसको फिनिश कर पाऊँ ऑन द टाइम, टाइम इज गोइंग आउट ऑफ माई लिमिट, इस तरीके की फीलिंग आती है कभी? ठीक है। ऐसा कभी?
ये क्लब फिनोमिनन है। होता क्या है, जैसे हम सुबह से उठते हैं, आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप में से होंगे, कुछ लोग शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्लीटली, या कुछ लोग हो सकता है शायद साथ में कुछ और एकेडमिक एक्टिविटी भी कर रहे हो, है ना। और या हो सकता है कि होल सोल आप लोग 24 आवर्स यू आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ फॉर द नीट और द जेई, जो भी कर रहे हैं जिसके लिए लगे हुए हैं अपना। तो कभी कभी क्या होता है कि एक एक चीज अलग अलग इंडिविजुअली हमें डिस्टर्ब करती है, और जब वो एक साथ क्लब हो जाती है तो फिर वो हमको परेशान ज़्यादा करती है ना। जैसे एग्ज़ाम भी है, आपके एग्ज़ाम पता लगा अभी मई में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन द मीनवाइल अगर मान के चलिए उसी समय आपके किसी नेफ्यू की शादी भी पड़ने वाली है, ठीक है, या फिर उसी समय घर में कोई एक बहुत बड़ा रिचुअल या कोई कल्चरल एक्टिविटी घर में होने वाली है, ठीक है। तो इंडिविजुअली दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, अगर ये अलग अलग होते तो वी कैन वेरी इजीली मैनेज देम, लेकिन अगर सब एक साथ होता है तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। तो वहां पे फिर उस तरीके की फीलिंग्स आना स्टार्ट होना। आइसोलेशन में अगर एक एक देखें तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन जब वो एक साथ आती है तो दे आर डिस्टर्बिंग अवर मेंटल हेल्थ, ठीक है। एंड द लास्ट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही हैपनिंग सा होने वाला है, जैसे आपके आने वाले एग्जाम्स, यू ऑल आर नो कि हाँ ठीक है मई में एग्जाम तो होना ही होना है, मई में ही है, मई में तो होना ही होना है, 7 मई इज अ डेट कि उस दिन तो एग्जाम होना ही है, ठीक है, टिल देन कोई कोविड जैसी सिचुएशन नहीं आती, ठीक है। बट अगर अभी रोज रोज उसके लिए कोई आपको बोले कि बेटा एग्जाम होने वाला है, बेटा एग्जाम होने वाला है, देन यू विल फील यार नहीं हो तो ठीक है ना, बट वो होगा नहीं, है ना। तो कभी कभी ये सिचुएशंस हमें हमारी प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अब ये जो मेंटल स्टेट आपके अंदर बनती है, ठीक है, चाहे वो इमीडिएटली बने इंस्टेंट किसी टाइम पे, या फिर ये परसिस्टेंट करे आपके साथ में लंबे समय के लिए, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। वो जो सिचुएशन बनती है उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज नथिंग, और कोई ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि दिस इज स्ट्रेस। बस ये जो सिचुएशन होती है, जो प्रोवोकिंग इवेंट्स होते हैं, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, दे आर क्रिएटिंग सम स्ट्रेस इन इंडिविजुअल पर्सन। अच्छा, होता क्या है कि सभी का अलग अलग परसेप्शन होता है अलग अलग चीज को लेकर के। जैसे अगर हम बात करें आप लोगों के रेफरेंस में, तो किसी की फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ठीक है, किसी की बायोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक, किसी को केमिस्ट्री के पेपर में डर लगता है, ठीक है, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ा मजा आता है करने में, ऐसा होता है अपने साथ, ठीक है। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट डोमेन ऑफ एक्सपर्टी, ठीक। तो होता क्या है कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस इज अ रिएक्शन बट दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक स्ट्रेसर, और वो स्ट्रेसर आप सबके लिए अलग अलग होता है ना। कौन कितनी आसानी से या किस पर्टिकुलर स्ट्रेसर की वजह से सफर करता है, ये समझने की बात होती है, और हम जैसे जैसे इसको समझना शुरू कर लेते हैं उतनी आसानी से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जान जाते हैं, है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर स्ट्रेसर। आपकी स्टडी के बारे में हम लोग बात करें तो अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो वी हैव टू मेक अ पासिंग मार्क्स इन ऑल द 4 डोमेन, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी का हो, है ना। तीनों ही डोमेन में आपको पासिंग तो लेना ही लेना है, प्लस यू हैव टू गेट गुड मार्क्स टू मेंटेन योर रैंक, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में अगर हम मास्टर हो जाएंगे एंड वी गेट द 50, अगर हमें फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 मिल भी जाते हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग अ गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री सेक्शन एंड इन बायोलॉजी सेक्शन, तो सिलेक्शन हमारा, है ना, दैट कैन बी अ क्वेश्चनेबल साइन, ठीक है। तो हमें हर सब्जेक्ट में वी हैव टू बी एक्सपर्ट, ठीक है। तो जरूरी चीज ये है कि यू हैव टू बी अवेयर कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है। और ये हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, इंडिविजुअल के अपने अपने डोमेन है कि उसका कौन सा पार्ट उसको फोकस करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको यू हैव टू डिस्कस विद योर टीचर, जहां पे कमी हो वहां पे उनसे बात करके देखें। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो स्ट्रेसर्स होते क्या क्या हैं, ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी इनसाइड यू, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज, इट कैन बी रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, ठीक है, आपको आगे क्या करने को मिलने वाला है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेटस की आगे कैसा फैमिली का
हमारा बैक सपोर्ट है। तो स्ट्रेसर कहीं से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम उसको कैसे मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर हम आगे पढ़ना चाहते हैं एंड वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इशू इन आवर फैमिली, ठीक है, कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकता, तो अगर आप कैपेबल हैं और अगर आपका ड्रीम इतना स्ट्रांग है और अगर आप वास्तव में अपने ड्रीम को लेकर के पैशनेट हैं, तो यू विल मेक सम अदर सोर्सेज टू अर्न समथिंग एंड यू विल मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली सपोर्टेबल, है ना। आप अपने आप को खुद से सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो स्ट्रेसर क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, यही मैनेजमेंट का मेन पार्ट होता है और यही सीखने की ज़रूरत होती है। कई तरीके के स्ट्रेसर होते हैं जो हमारी बॉडी को कई तरीके से इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर पे इंप्रेशन उनका आता है कि पता लगा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं अगर अच्छे नहीं हो रहे हैं हम, या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, या अगर हम अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर वो हमारे इमोशंस को इम्पेयर्ड करने लग जाते हैं ना। ये एक ग्राफ है और शायद मेरे को लगता है कि ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है अगर हम स्ट्रेस को एक्चुअली समझना चाहते हैं और कैसे उसको मैनेज करना है ये सीखना चाहते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें एक्स और वाई एक्सिस को लेकर के, कि एक तरफ हम अपने स्ट्रेस को देखें और दूसरी तरफ अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखें, तो एज पर योर परसेप्शन व्हाट इज स्ट्रेस इज ऑलवेज हार्मफुल और इट कैन बी हार्मफुल? इट कैन बी हार्मफुल, क्यों? समटाइम्स इट मोटिवेट्स टू अस। ठीक है, कैसे? प्रेशर है कि इस फ्लड को टेस्ट है तो उस हिसाब से हमको मंडे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ ऐड करे? देर आर टू पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं हम लोग यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, है ना। यू मीन्स गुड एंड डिस्ट्रेस इज द बैड स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस क्या होता है? इट मोटिवेट्स टू यू, इट मेक्स सम पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें क्या क्या कर सकता है, इट कैन प्रमोट यू, ठीक है, कि ताकि आपकी जो कोपिंग एबिलिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं अगर आप स्ट्रेस के लेवल को केवल कंट्रोल करके रखते हैं, या जो इनिशियल लेवल पे होता है। जैसे अभी बताया कि सैटरडे को आपका एग्जाम है, ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम? वीरेन, द बिग क्लैप फॉर वीरेन, है ना। जैसे अभी किसी ने कहा कि सैटरडे को एग्जाम है, वीरेन ने बताया, ठीक है, तो वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मंडे। ठीक, तो हम जब तक सैटरडे तक पहुंचेंगे हम अपना इतना पार्ट फिनिश कर चुके होंगे, कोप अप कर चुके होंगे कि वो हमें टेंशन नहीं देगा एग्जाम को खत्म करने की, है ना, या एग्जाम को फेस करने की। ठीक, तो इट मेक्स यू कंफर्टेबल, इट मोटिवेट्स एंड इंक्रीज योर एनर्जी, यू स्ट्रेस इंप्रूव्स योर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर हम पहले से ही प्लान करके अगर चीज़ों को चलेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, है ना। ये हमें चीज़ों में इंगेज रखने में हेल्प करेगा। यू स्ट्रेस के कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज करता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ठीक है अभी आफ्टर 1 आवर यू हैव टू फेस अ मॉक टेस्ट, ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का होता है एंड यू आर रेडी टू फोकस ऑन द एग्जाम एंड यू आर रेडी टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर, ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा, आपको एनर्जाइज करेगा उस चीज़ को फेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर अप टू अ लेवल अगर हम चलते हैं तो ये स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर हम उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, तो यही स्ट्रेस जब आपकी चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज करने लगता है, डैमेज करने लगता है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू करता है। दैट इज नोन एज द डिस्ट्रेस, है ना, जो कि बैड स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी या और बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। जैसे आपके जो वर्किंग सराउंडिंग है वो सफ़र करने लगती है, क्लास में आप फोकस नहीं कर पाते हैं अगर आप जब ओवरलोड लेकर के करते हैं किसी काम को या ओवर प्रेशर करते हैं क्लास में, आपकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस उससे आप डाउन होते चले जाते हैं। ठीक है, यू विल ऑलवेज फील अनप्लीजेंट, और ये फिर आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको भी इम्पेयर करता है, आपकी जो अचीवमेंट करने की जितनी कैपेबिलिटी है वो भी आपकी सफ़र करती है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। ये आप में इफेक्टिवनेस आपकी कम करेगा, आपके फिजिकल प्रॉब्लम में भी जनरेट कराने लगता है, और कई सारी इससे रिलेटेड फिर डिजीजेस जो होनी शुरू होती हैं। ठीक है,
जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस का वजह से होता है, वो भी अभी हम लोग बात कर लेंगे उस पर। अब जैसे हम लोग एक बात करते हैं हमेशा ना कि हर चीज़ के कुछ बेसिक न्यूमोनिक्स होते हैं, है ना, कि कैसे अराइज होता है। तो देयर आर कुछ सम एबीसीज ऑफ स्ट्रेस। द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस। बी अवेयर टू द एडवर्सिटीज ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट सो दैट यू नो व्हाट इज कॉजिंग स्ट्रेस। मतलब क्या चीज़ हमें स्ट्रेस कर रही है, जब तक आप ये जानोगे नहीं तब तक आप उसको अवॉइड कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने एक आपको छोटा एग्जांपल दिया कि टिल देन यू विल नॉट नो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट वीक है, या आपका बायोलॉजी का सेक्शन वीक है, या आपका फिजिक्स का सेक्शन वीक है। टिल देन यू विल नॉट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तब तक आप पूरे आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि हमें किस पार्ट पे मेहनत ज़्यादा करनी है। होता क्या है कि जब हम बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए तो हम सबसे पहले वही चैप्टर खोलें विच इज़ अवर फेवरेट वन, है ना, और फिर हमारा सारा समय उसी चीज़ में निकल जाता है, तो हमारी एनर्जी उसी चीज़ में निकल जाती है। जब तक हम उस चैप्टर पे पहुंचते हैं जो हमारे लिए सबसे टफ है, तब तक होता क्या है कि हम या तो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं या फिर थक चुके होते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे, और वो फिर हमारे लिए एज इट इज़ प्रॉब्लम की तरह खड़ा होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद योर टफेस्ट पार्ट। जब भी आप थके हुए हों, ठीक है, उस समय पे वो चीज़ उठाइए जो आपके लिए सबसे इजी हो, या जिसमें आप अपने आप को मास्टर फील करते हो, या जो आपको एंटरटेनिंग लगती हो। ठीक है, जब भी आप नया पढ़ना शुरू करें, जब भी आप नई स्टडी स्टार्ट करें, तो ऑलवेज स्टार्ट विद योर टफेस्ट पार्ट, जो आपको सबसे कठिन लगता हो, जो उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती हो, या जिसमें आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा डिफर करते हो, है ना, क्योंकि उस समय आपकी कंसंट्रेशन, आपकी स्टेमिना, आपका पूरा माइंडसेट, सब कुछ ये होता है कि हाँ वी हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, सेकेंड वन इज बिलीफ। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपको अपने पे भरोसा है दैट आई कैन हैंडल इट, यू कैन हैंडल इट। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर नथिंग कैन बी हैपन, एनीथिंग कैन बी हैपन विद यू। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। एक बार एक रेगिस्तान में एक आदमी जा रहा था, बहुत थका हुआ था, है ना, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। जब वो पहुंचा तो सामने उसको एक बड़ी दूरी पे एक नल दिखाई दिया। वो भागा भागा पहुंचा उसके पास। नल के पास जब पहुंचा, उसने पंप चलाया, उसमें से पानी नहीं आ रहा था। तब तक उसकी नज़र बगल में गई, वहाँ एक छोटे से बॉक्स में, मतलब एक छोटे से मग में कुछ पानी रखा हुआ था। उसने जैसे ही वो मग उठाया, उसने सोचा इससे मैं पानी पी लेता हूँ, तो उसके नीचे एक छोटी सी चिट निकली जिसमें लिखा हुआ था पानी नल में डालो और चलाओ। ठीक है, अब उस आदमी के पास दो ऑप्शन थे, आइदर ही कैन ड्रिंक दैट लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, शायद उससे उसकी प्यास बुझ भी सकती थी, नहीं भी बुझ सकती थी। एक दूसरा ऑप्शन भी उसके पास था, दैट चिट वाज सेइंग कि ये पानी नल में डालो और चलाओ, है ना। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते थे? वी कैन गो आइदर दैट लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और वी कैन गो कि हाँ ठीक है, इसको डाल करके चला के देखते हैं। ठीक है, तो उस आदमी ने क्या किया, वो पानी नल में डाला और उसने बोला इससे प्यास तो जानी नहीं है इतने पानी से, तो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। और चूंकि उसकी जान जाने वाली थी, तो उसने पूरी स्टेमिना से नल चलाया। ठीक है, 1 2 3 4 काउंट करके 1000 हैंडल्स करने के बाद उसमें से पानी आया। और जब पानी आया तो इतना पानी आया कि उसने पानी पिया भी, उसने पानी नहाया भी, उसने पानी से सब कुछ किया। उसके बाद उसने वो पानी वापस भर के रखा और चिट के नीचे एक लाइन जोड़ी, भरोसा करो। सो इफ यू विल मेक बिलीफ ऑन योर सेल्फ, एनीथिंग कैन बी हैपन विद यू। और कोई भी चीज़ आप क्रैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपका पूरा कैरियर मंत्र आपके साथ है, बस यू हैव टू मेक योर एफर्ट। आप खड़े रहोगे तो सब कोई खड़ा रहेगा, अगर आप ही पीछे हट जाओगे तो कोई नहीं आपके पास आ पाएगा, है ना। एंड द लास्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये इसके आउटकम्स होते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को समझ पाते हो, अपने स्ट्रेसर को समझ पाते हो, अपनी कैपेबिलिटीज पे और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटीज पे भरोसा करते हो, देन यू कैन मेक अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, और अगर आप डीमोटिवेट होते हो या बैक हटते हो तो फिर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। दिस इज ए जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो हम लोग बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जो नॉर्मल स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस की कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि पहले, सबसे पहले आपके सामने कभी कोई स्ट्रेसर आता है, फिर आप उसके हिसाब से उसका कॉन्सिक्वेंस ढूंढते हो, उसके हिसाब से आउटकम्स निकालते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप इवेलुएट करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी कोई स्ट्रेटजी, कोपिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हो।
ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंस फिर आप फेस करते हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड दे ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, एक हेल्दी बॉडी होती है, जैसे जैसे वो एज क्रॉस करती है 30, 35, 40 साल के बाद उसमें तरह तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, या फिर स्टूडेंट एज में भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि अक्सर कभी पता लगा, जो मैंने केस फिगनेट शुरू में ही दिया आपको, कि किसी बच्चे को कभी एकदम से ब्रेथलेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी को फेंटिंग एपिसोड्स आने लग जाते हैं, कभी किसी को छोटी छोटी सी चीज़ है जो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो भी हमें इरिटेटिंग लगने लग जाती है, कभी किसी ने घर में बोल दिया, कुछ डांट दिया तो हमें बुरा लगने लग जाता है ना। तो ये सारे हमारे पर्टिकुलर, जब स्ट्रेस हमारा यू स्ट्रेस से निकल के डिस्ट्रेस की तरफ में शिफ्ट होने लगता है तो हमें इस तरीके के एपिसोड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, नींद की प्रॉब्लम होना, पेट में गड़बड़ होना, अक्सर होता है बच्चों को स्कूल टाइम में पेट में प्रॉब्लम होती है, एग्जाम टाइम में खासतौर से कोली की पेन आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है ना, इस तरीके की चीज़ें। या फिर कभी कभी लोग गलत हैबिट की तरफ टर्न हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस वगैरह की तरफ भी इंडल्ज हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अभी मेन पार्ट आता है आपका मैनेजमेंट का। ये तो रही स्ट्रेस की बात, अभी इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, कि मतलब हाउ कैन बी मैनेज अवर स्ट्रेस, क्योंकि ये सिचुएशन तो हमारे साथ रहनी ही रहनी है ना, वी हैव टू फेस इट। एग्जाम हमें देना ही है, पढ़ाई हमें करनी है, पर इसको खत्म कैसे करें। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात होती है पॉइंट 1, दैट आइडेंटिफाई दैट यू आर स्ट्रेस्ड। अगर कभी ऐसी सिचुएशन है आपके साथ में कि आपको लग रहा है कि आपकी एकेडमिक्स पे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, या फिर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, ट्राई टू एक्सेप्ट इट, और एक्सेप्ट करके उसको फिर डिस्कस करने की आदत डालिए विद योर टीचर्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और विद योर बेस्ट वन फ्रेंड्स, है ना, जो सबसे अच्छे आपके लिए हों। अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करिए और उसके रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि वो स्ट्रेसर क्यों हो रहा है ना, किस वजह से वो प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रही है, कि वो फैमिली इश्यूज की वजह से आ रहा है, कि फाइनेंशियल इशू का वजह से आ रहा है, या आपकी एकेडमिक्स की वजह से आ रहा है, उसका रीजन क्या है। टिल देन आप उसका रीजन नहीं जानेंगे तब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आपको उसका रीजन मिलेगा देन यू विल गेट द प्रॉपर ऑप्शंस कि अब हमें उसमें क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, कैसे हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस ऐसा ही नहीं कि केवल ये एकेडमिक से रिलेटेड है, ये लाइफ के किसी भी इवेंट में कभी भी आ सकता है, और वहाँ पे यही 5 मंत्र होते हैं जो हमेशा काम करते हैं, है ना। आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस जरूर मिलेंगे, यू हैव टू फॉलो द बेस्ट वन, कि उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है वो फॉलो करते ही यू विल गेट बी अ फ्रीडम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इश्यूज, है ना। और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका होता है कि ट्राई टू फोकस, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, यही 2 तरीके होते हैं। फ्लाइट करना बहुत आसान है, सिचुएशन से भाग जाना, लेकिन फाइट करना उतना ही आसान हो जाता है कि अगर आप अपनी सिचुएशन को समझते हो, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हो और उसके हिसाब से फिर आप काम करते हो। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये मूल मंत्र हमेशा याद रखिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को, अपने टीचर्स पे भरोसा करिए, और आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको समझते हुए उस हिसाब से परफॉर्मेंस दीजिए, है ना। आपकी बहुत सारी समस्याएं इसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ चीजें और हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ इंजॉइंग एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कोपिंग एबिलिटीज, जिससे हम लोग अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, और ये यूजुअली फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, या ड्यूरिंग द किसी भी, जब भी आप आगे जॉब में भी होंगे या प्रोफेशंस में आगे भी ना आएंगे तो भी ये चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करेंगी। कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं जो आपको चीज़ों से रिलैक्स करवाती हैं, है ना। म्यूज़िक सुनना, अगर एक, जैसे आप लोग कभी सुनते भी होगे या देखते होगे कि क्लास में आप लोग पढ़ने के लिए आते हो तो कोई भी सेशन इसीलिए कभी भी 45 मिनट्स 50 मिनट से ऊपर का क्लास सेशन नहीं रखा जाता, है ना। और अगर लंबा सेशन होता भी है तो बीच में हर 45-50 मिनट्स पे छोटे छोटे से ब्रेक करे जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है, देयर इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ माइंड कि वो 40-50 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं झेल सकता, ठीक है। उसके बाद वो टायर्ड होने लगता है, एफिशिएंसी कम होने लगती है। जैसे ही हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चाहे हमने क्लास में वॉक कर लिया, किसी से थोड़ी देर बात कर ली, वॉशरूम हो लिया, रेस्ट रूम घूम के चले आए, ठीक है, तो उतनी देर में ब्रेन हमारा रिलैक्स हो जाता है, उसके सारे न्यूरॉन्स जो थके हुए थे वो वापस एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वापस से फिर आप
विद द सेम एनर्जी यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वर्क, ठीक, फिर वापस से क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो देयर आर सम कोपिंग एबिलिटीज, उनको अपने को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी को ईटिंग के फॉर्मेट में हो सकती है, किसी को म्यूजिक हो सकता है, किसी को गॉसिपिंग हो सकता है, ठीक है, किसी को किसी भी फॉर्मेट में पसंद आ सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, बट मेक योर सेल्फ रिलैक्स इन बिटवीन द स्टडी सेशंस। दिस इज द बेस्ट, जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। ह्यूमर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स रखता है, बट ह्यूमर ऐसा नहीं हो जो क्लास में नॉशंस क्रिएट करे, ठीक है। एंड इफ इट्स आउट ऑफ द कंट्रोल, तो आपके टीचर्स हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू। ये आपकी कुछ कोचिंग एबिलिटीज हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे आपकी ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है, बेटर एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज वगैरह, आपका एक प्रॉपर स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्लीप लेने के बाद में माइंड गेट अ फुल एनर्जी, ठीक है, वापस से वो रिचार्ज होता है सारे न्यूरॉन्स, और फिर वो वापस से काम करने के लिए रेडी होते हैं आपके साथ में। कुछ एडाप्टिव स्किल्स भी हैं, रिलैक्सेशन है, एक्सरसाइज है, ठीक है, अपने सपोर्ट, जितने भी आपके सपोर्टिंग जो आपके हैं सपोर्टर्स हैं, या जितने भी आपके सपोर्टिंग इश्यूज हैं, उनको जानना, ताकि आप उनको फ्यूचर में अपने लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आप अपने लिए हेल्प निकाल सकते हैं। कुछ माल एडाप्टिव कोपिंग स्किल्स होती हैं जो कि हमें यू हैव टू अवॉइड, और ये अक्सर जो ये यंगिस्तान की जो जनरेशन होती है, इसको लोग हमेशा टारगेट करते हैं, है ना, जो पैडलर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास आते हैं जस्ट बिकॉज फॉर डी एडिक्शन, है ना, तो वो इस पर्टिकुलर जेंट्री को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फेज हमेशा जो जहाँ पे भी ट्रांजिशन होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा जोर झेलना पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसको ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करने पड़ते हैं, और वो जनरेशन सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट ढूंढती है तरह तरह के, चाहे वो फ्रेंड के फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी सब्सटेंस के फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल बिट अवेयर कि हमें ऐसी कोई माल एडाप्टिव बिहेवियर की तरफ नहीं इंडल्ज होना है। बाकी लास्ट में कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं रिपीट करूंगा कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए सबसे पहले उसको कैटेगराइज करिए और उसको प्रायोरिटाइज करिए। लाइफ में अगर हमारे सामने मान के चलिए कि 5 सिचुएशन है एंड हमें पांचों सिचुएशन को हैंडल करना है, तो यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है, कौन सी चीज़ सबसे कम ज़रूरी है। और जब आप उसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अननेसेसरी है जिसको लेकर के हम वरीड हो रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को हमेशा कैटेगराइज करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम से रिलेटेड आपको एक छोटा सा टिप दूं, जब भी कोई पेपर फॉर्म किया जाता है ना, तो उस पेपर में हर चीज़ को नज़र रख करके उस पेपर को फॉर्मेट किया जाता है। जैसे अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होना है तो पेपर बनाने वाले का मकसद कभी ये नहीं होता है कि बच्चे को डीमोरलाइज किया जाए, लेकिन पेपर बनाने वाले को उसी 100 क्वेश्चंस में से उन मास्टरमाइंड्स को निकालना भी होता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन उसी आपके टॉपिक से ही आने हैं, आपके सब्जेक्ट से ही आने हैं। तो पेपर का पैटर्न ये रखा जाता है कि 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आंख बंद करके भी अटेम्प्ट किए जाएं तो हो जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग जो आपका 60% से 50 से 60% का पार्ट होता है, वो आपकी कैटेगराइजेशन करना शुरू करता है कि लोअर लेवल का बच्चा कौन सा है, अपर रैंक का कौन सा है और हाइयर रैंक का कौन सा है, ठीक है। और पेपर में 5 से 10 सवाल तो ऐसे होते हैं साहब कि उसे टीचर को भी बैठा दिए तो शायद नहीं निकलेंगे, है ना, क्योंकि उनके ऑप्शंस कभी भी नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है। और अब आपके ऊपर पड़ता है कि वो 5 से 10 क्वेश्चन आपको कब मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर के सेट में, जैसे कोचिंग में जो हम लोग पेपर करते हैं वो यूजुअली हम लोग सेम सेट के फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि सर उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोग का आगे से जो पेपर हो उसका सेट भी वो चेंज करेंगे कुछ कुछ, है ना। तो एग्जाम में क्या होता है कि पेपर हमेशा सेट में आता है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर 5 से 7 क्वेश्चन जो सबसे टफेस्ट हैं, जिसके आंसर वास्तव में एग्जामिनर को भी नहीं पता, ठीक है, वो हो सकता है कि आपके शुरू के 1 से लेकर 7 तक पड़ जाए, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन आपको शुरू में मिल गया तो आपका मोराल कहाँ जाएगा कि यार ये पहला नहीं आया, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है, ये 5वां क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, बताओ, तो मतलब मेरा तो पेपर ही। पर शायद उसके बाद का 9वां क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल गुगली बॉल की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने अपना मोराल अगर डाउन किया तो बाकी का पूरा पेपर आपका खराब होने वाला है ना। तो इसलिए कभी भी इस चीज को ध्यान रखें, पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो उस पर अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन डाले ही इसलिए जाते हैं
क्योंकि वो आपकी इंस्टेंट एनर्जी को चेक करने के लिए होते हैं कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। ठीक है, सो पहले पेपर में जो 70-80% पार्ट जो ऐसा है जो आपकी नॉर्मल साल भर की पढ़ाई से निकल सकता है, पहले उस पर फोकस करें, उसको सॉल्व करें, ताकि आप अपने आप को कंपटीशन में, फाइट में मेंटेन करके चलें। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ 15 से 20% का हिस्सा है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है, उस पर फोकस करें। ठीक है, इसी तरीके से ये स्लाइड आपको रिप्रेजेंट कराती है दैट कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेक अ प्लान कि आपको कैसे कैसे किस चीज को टैकल करना है, कौन सी चीज ज्यादा और कौन सी चीज कम जरूरी है। 100 किलोमीटर जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, है ना। ऐसा कहा जाता है ना कि एक एक कदम करके हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से लखनऊ भी जाना है तो हमको स्टार्ट यहाँ बहराइच के पहले 100 मीटर से ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी हर चीज की जर्नी होती है, स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल। एक एक कदम लेना शुरू करिए, एक दिन में पूरा कोर्स नहीं खत्म करना। ठीक है ना, इतनी मोटी बुक आती है तो उसमें भी सेशंस वाइज एग्जाम होते हैं 15-15 दिनों पे या महीने पे या 2 महीनों पे, तो उसमें भी छोटे छोटे सेक्शंस में करवाते हैं। एक दिन में पूरी बुक का एग्जाम पहले ही दिन नहीं लिया जाता। ठीक है ना, वो पैटर्न होता है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। कोपिंग एबिलिटीज का यूज करिए, अपनी हॉबीज डेवलप करिए, अपनी स्टडीज के साथ में उनको मेंटेन करिए, उनके लिए टाइम निकालिए। ठीक है, और ये इतना टफ नहीं है कि हम टाइम निकाल नहीं सकते। 5 मिनट 10 मिनट का एक चेंज करना, अपने आप को रिफ्रेश करना और वापस फिर अपने काम में लग जाना। और इन सब के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा शेड्यूल्ड होकर के अपन वर्क करें। 2 चीजें और मैं इसमें ऐड करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज साइलेंस। जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपका असेसमेंट होता है, चाहे वो आपका वीकली हो या 15 डेज पे, फोर्टनाइट पे हो या मंथली, जब भी आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट में कितने नंबर मिले हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट। असेसमेंट में क्या चीज में नंबर नहीं मिले हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अपने टीचर से उसको बैठ करके साइलेंटली समझने की कोशिश करिए और अपने आप को भी साइलेंटली मनन करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत अटेम्प्ट करा। अगर बाकी लोग इसको कर सकते थे तो मैं भी कर सकता था, या मुझे इस क्वेश्चन का कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ में आया जिसकी वजह से ये गलत हुआ, है ना। तो अपने साइलेंट का बिल्कुल इस्तेमाल करिए और साइलेंटली बैठ करके पेपर को एनालाइज करने की कोशिश किया करिए पेपर हो जाने के बाद, जब आपके असेसमेंट मार्क्स आते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर लाइफ में आगे जाना है तो ना कहने की आदत डालिए। ना हर उस चीज को जो आपके रास्ते में हर्डल बनती है, ना हर उस चीज को जो आपके ड्रीम्स को आपसे चुराने की कोशिश करती है, ना हर उस चीज को जो आपके सपनों को लेकर के मजाक उड़ाती है। क्योंकि ना कहना दोस्तों लाइफ में बढ़ने के लिए आगे उतना ही जरूरी है जितना हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, है ना। तो अननेसेसरी जो फ्रेंड्स हों या आपके ऐसे दोस्त जो आपको बैक पुलिंग करते हो या आपको आगे बढ़ने से रोकते हो, उनके हॉबीज को, उनकी चॉइस को, उनके टाइम को ना कहने की आदत डालिए और वो टाइम बचा के अपनी स्टडीज में अपने फोकस पे लगाइए। These are all about the stress and related issues। अब कुछ बेसिक सी बातें हैं, जैसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। अपने सारे स्ट्रेसर्स की एक लिस्ट बना करके ये देखिए कि कौन सा बेहतर है, कौन सा अवॉइडेबल है, उसको समझने का कोशिश करें। एक्सेप्ट करिए कि किस तरीके से आप किस पर्टिकुलर चीज को कर सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने आप को एडप्ट करने का कोशिश करिए कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैसे आप और बेहतर उसमें से निकाल सकते हो अपने आप को। हालांकि हम लोग बुक में तो 4 C ही पढ़ते हैं, कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंजेस एंड कॉन्फिडेंस, और ये 4 आपकी चीजें ऐसी हैं जो आपको हर चीज से निकाल सकती हैं। 5वां C आप कैरियर मंत्र जोड़ लो। फाइनली लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हो, जिनको रिमेंबर कर सकते हो, शायद ये आपको आगे में हेल्प करेंगी, है ना, कि कैसे कैसे अपने को क्या क्या चीज में क्या समझना है, क्या करना है ना। इस फैक्टर में कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए स्ट्रेसर अलग अलग हो सकता है, हर किसी को स्ट्रेसर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। किस सिचुएशन में कौन कंफर्टेबल है ये भी हम सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप किस सिचुएशन में कैसा फील करते हो, ठीक है। आपके पुराने एक्सपीरियंस कैसे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, या आपने उससे क्या लर्न किया कभी जब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था,
ठीक है, या जब आपने वो क्लास अटेम्प्ट करी थी और उसको यूज़ करिए कि जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन सामने आ रही है या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन दोबारा से सामने आ रहा है तो उसको कैसे हमको हैंडल करना है। ठीक है, अपने सारे सपोर्टिंग जितने भी सपोर्ट्स हैं आपके, चाहे वो आपके टीचर्स हों, आपकी कोचिंग हो, आपके फ्रेंड हो, आपके भाई बहन हो, आपके फादर मदर हो, आपके रिलेटिव्स हों, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, उन सभी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि सबकी एनर्जी मिला करके एक एनर्जी होती है जो आप 3 घंटे के लिए एग्जाम में बैठते हो। तो उस 3 घंटे केवल आपके, वो आपके अपने 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे को किसी और में ज़ाहिर ना होने दें, उसको अपने ऊपर लगाएं, अपने फ्यूचर के ऊपर लगाएं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी मोटी सी बातें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी हद तक ये आपको आपके स्ट्रेस से निकलने में हेल्प करेगी, काफ़ी हद तक आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचने में हेल्प करेगी, और किसी तरीके की परेशानी और भी आपको लगे तो उससे आपको ये कुछ आपको क्लिंच दे सकती है कि कैसे निकले वहाँ से। सो फ्रेंड्स, कीप योर सेल्फ काम, डोंट स्ट्रेस, एंजॉय द लाइफ, स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। थैंक यू ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी है उस पर आप लोग करके बात कर सकते हैं, या अपने सर के थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है बच्चों? हाँ, देखिए, दो चीजें होती हैं बेटा। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आपकी जो आध्यात्मिक कैपेबिलिटीज हैं। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। क्लास में जिस दिन एक बच्चे का एडमिशन हुआ, या मेरा फ्रेंड आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेस में फर्स्ट आया, ठीक है, मैंने पूछा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, कितने लोग दौड़ते हैं? मैं अकेले ही दौड़ रहा था यार। और जिस दिन रेस में 2 लोग दौड़ेंगे उस दिन एक को सेकंड आना ही है, ठीक है। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि दैट हाउ यू आर एक्सेप्टिंग इट, दिस इज योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ठीक है। मतलब इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, जैसे मैंने अभी बीच बीच में बताया, 4 डोमेन होते हैं, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन के, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और चारों में ही हमें मार्क्स लाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक में अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 कर लिया तो आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन चारों में ही हम मास्टर अगर नहीं हैं, हम अगर केवल 3 में ही मास्टर हैं, तो हमको चौथे में जो हमारी इंटेलेक्चुअली वीक है उसमें भी हमें अपने आप को परफॉर्म करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेसर का सोर्स है। गेटिंग माय पॉइंट। स्पिरिचुअल लेवल आपका होता है आध्यात्मिक लेवल, जो हमें कभी कभी डिस्टर्ब करता है। अब स्पिरिचुअल लेवल 2 जगह से आ सकता है। पहला स्पिरिचुअल लेवल आपकी फैमिली की साइड से आ सकता है, ठीक है, जो आपकी मान लो स्टडीज पे बहुत ज्यादा सफर ना करे, आपकी जॉब वगैरह में जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, या आपके आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे जब एक न्यूली मैरिड फीमेल होती है, जब वो किसी नए घर में जाती है ना, तो वहां का क्या कल्चर है, क्या रिचुअल स्टेटस है, उस हिसाब से उसको वहां पे काम करना होता है। गेटिंग, है ना। और उसके अपने घर के क्या कल्चर थे, क्या रिचुअल्स थे, वो उस हिसाब से काम करती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो मैनेजमेंट बैठाना होता है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो उसके लिए हम हो सकता है बैड एटीट्यूड की तरफ, तो वो कैसे हम मतलब आइडेंटिफाई करें कि मेरा बैड एटीट्यूड। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। अ बिग क्लैप नेहा, बिग, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, 2 चीजें होती हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी ना कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बीच में एक बात बताई कि एवरी टाइम जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आपके पेपर हो जाते हैं, उसके बाद यू हैव टू मेक अ साइलेंस, और आपको अपने आप को मनन करना सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस बात को इस तरीके से सीख सकते हो कि थैंक यू, जब भी क्लास होती है या जब जो एथलीट्स होते हैं खेलने के लिए जाते हैं,
तो उनको गेम से पहले उनकी फैमिली से थोड़े दिन के लिए या एक दिन के लिए उनको दूर कर दिया जाता है। उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक दिन के लिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे वजह क्या होती है कि उनको जितने भी उनके स्ट्रेसर्स हैं उससे उनको दूर कर दिया जाए, जहाँ से भी उनको कुछ भी इनपुट मिल सकता है जो उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पेयर्ड कर सकता हो या उनकी परफॉर्मेंस पे असर डाल सकता हो। ठीक है, उससे उनको थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अकेले होंगे, शांत होंगे, तो वो अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हम कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका साइलेंस का फायदा। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज बैड एटीट्यूड और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा बैड एटीट्यूड हो रहा है या फिर ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही है ना, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने बिहेवियर को, अपने एक्सेप्टेंस को, अपने अचीवमेंट्स को जब आप अपने प्रीवियस अचीवमेंट से कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने आप को साइलेंस होकर के अपने आप को आत्मचिंतन नहीं करेंगे, अपने आप की खुद से सोचेंगे नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं या एक आपको सिचुएशन एक आपको दूं छोटी सी। अगर आप मंदिर के बाहर जाते हो, ठीक है, मंदिर में मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे थीप्स होते हैं जो आपकी चप्पल लेके निकल लेते हैं, है ना। अब आपके हिसाब से वो चप्पल का निकल जाना इज वेरी बैड, लेकिन जिसको भूख लगी है उसके लिए दैट इज द सोर्स ऑफ, तो उसके लिए इज इट्स वेरी, है ना। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। आपको ये मनन करना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो आपके हिसाब से गुड है या आपके हिसाब से बैड है। ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम सुबेरे 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, ठीक, तो 10 बजे उठना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप 10 बजे उठने के पहले सो क्या बजे रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबेरे 7 बजे रात भर पढ़ने के बाद सोते हो और 10 बजे उठ के फिर अपनी डेली एक्टिविटी में लगते हो, तो इट्स योर डेली शेड्यूल ना, तो इसमें बैड कहाँ है। लेकिन अगर वो घर में कोई इस चीज को इस तरीके से एक्सेप्ट करता है कि तो 10 बजे सो करके उठता है, ये क्या पढ़ेगा, तो वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन जरूरी ये है कि आप इस शेड्यूल पे चल के पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं कि रात भर आप मोबाइल में लग करके कुछ और कर रहे हो, है ना। तो बैड एटीट्यूड या बैड बिहेवियर ये डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, हम कैसे उस चीज को कर रहे हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए क्या होने वाला है। गेटिंग? और कुछ? एग्जैक्टली, क्या गुड नेम आपका? शैबान। बिग क्लैप शैबान के लिए। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा शैबान, खाना खाते हैं आप? हाँ, क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। अगर हमें इस चीज से फ्री कर दिया जाए कि नहीं, आपको हम संजीवनी बूटी वो जो सीता जी ने खाई थी एक बार, वो खिला दी जाएगी और आपको 14 साल भूख नहीं लगेगी, तो आप खाना खाना नहीं सोचोगे, है ना। तो टिल द टाइम आपको फेल्योर का डर नहीं होगा तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, है ना, जब तक हमें डर नहीं हो, जब तक हमें टेंशन नहीं हो, तब तक हम परफॉर्मेंस नहीं करते। बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने यू स्ट्रेस को यू स्ट्रेस ही रहने दें, उसको डिस्ट्रेस नहीं होने दीजिए। और वो तभी नहीं होगा जब आप अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इस बात का। जब भी आपके टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होते हैं, तो हमेशा अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, कि पिछली बार उसके 80 आए थे, अब की उसके 90 आए हैं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो आपको 90 में से एक भी नहीं देने जा रहा। ठीक है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि आपके पिछली बार 80 आए थे, तो इस बार मेरे 82 आने चाहिए, और नहीं 82 तो मेरे को 80 मेंटेन करके चलना है। ठीक है, बस ये तरीका होता है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस होल ऑफ द ईयर मेंटेन करके चल रहे हैं ना, देखो एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि गॉड नेवर प्लेस गैम्बल। ऊपर वाला कभी जुआ नहीं खेलता। ठीक है, उसका ऐसा नहीं है कि पत्ते फेंक दो, इसमें से 2 पत्ते उठा लो। वो ऊपर से देखता रहता है कि कौन कितनी मेहनत कैसे कर रहा है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कंपटीशन जो है ना, एक बहुत ही अनसर्टेन चीज है। आप यहाँ पे भले ही 24 घंटे मेहनत कर रहे हो, मतलब दिन में आप 16 घंटे पढ़ रहे हो,
कोई ना कोई आपका जो साथी होगा कहीं ना कहीं बैठ करके वो 12 घंटे में ही आपसे ज़्यादा 18 घंटे की मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। फेल्योर का डर होना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। लेकिन वो डर इतना नहीं हो जाए कि वो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करने लगे। जब आपकी परफॉर्मेंस आपकी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से डाउन हो रही है तो इसका मतलब कि फेल्योर आप पे राइड कर रहा है। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू डिस्कस विद योर टीचर्स, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन होता है हम लोग लगाते हैं, फिर सबका नहीं आता लेकिन मेरा क्वेश्चन लगाया मैंने, उसका आंसर मेरा आ भी गया है, लेकिन मुझे ये श्योर नहीं रहता कि हाँ अभी सबको बताएंगे मेरा सही है कि गलत है। उसका डर रहता है कि हाँ अभी सारे हंसेंगे। देखो क्या नाम, साक्षी, चले गुड, साक्षी के लिए क्लैप करो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। अभी साक्षी का ये कहना है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ भी जाता है फिर भी हम क्लास में शेयर करने में डरते हैं कि लोग कहीं हंसे नहीं। हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है ना। देखो होता क्या है, आपने कभी, नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, दीपिका पादुकोण के वो हस्बैंड का नाम क्या है, रणवीर सिंह, देखा है कभी उसको? नहीं, मैं पर्सनल किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट तो ही यूज्ड टू डू जंबल थिंग्स, ठीक है। उसे किसी की चिंता नहीं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोलेगा, बट ही यूज्ड टू डू, ठीक है, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट इनफ इन हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। सामने वाला उसकी क्या रिस्पेक्ट रखेगा, क्या करेगा, इसका नहीं मतलब, है ना। तो कभी कभी अपने आप को वैसे ही रखा जाता है। उससे दो फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 कि आपका बोलने का जो डर है वो खत्म होगा, ठीक है। अगर आप सही हो तो टीचर आपको अप्रिशिएट करेंगे। और फायदा नंबर 2 कि क्लास में आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कुछ? Please compare with yourself, but sometimes while comparing ourselves, our morale gets down. So how to boost ourselves for next time? क्या गुड नेम आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र, ओके, बैठे वीरेंद्र, बैठे। देखो होता क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी पीछे एक साहब ने सवाल किया ना कि साहब हमें फेल्योर का डर बना रहता है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कंपेयर केवल आपको अपने आप से ही करना चाहिए। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है, पहली चीज। अगर आपको दूसरे से कंपेयर करना है तो दूसरे को एज अ चैलेंज लेकर के चलिए हमेशा, ठीक है। जैसे हम लोग लाइफ में क्या होता है ना कि अपना कोई मोरल सेट करते हैं कि हमारे आइडियल ये हैं, हमें इनके जैसा बनना है, ठीक। तो वो हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तब वहां पे हम दूसरे को एज अ चैलेंज लेके चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये कि कोचिंग में जिसकी फर्स्ट रैंक आती है यू हैव टू टेक एज अ चैलेंज कि मेरे को उसको सेकंड कराना है, उससे कंपेयर नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक। और अपने आप को अपने से कंपेयर करना है कि मेरी परफॉर्मेंस पहले क्या थी और अभी बढ़ी है या घटी है, ठीक। अब जब अपने को डिप्रेशन फील होता है ना तो देखो होता क्या है कि ये सिचुएशनल है और इसको आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप उसमें से वो रीजन निकाल पाते हैं कि जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, ठीक है, चाहे अपनी असेसमेंट के थ्रू या अपने टीचर की हेल्प के थ्रू या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर या जिसको भी आप अपना जो है इंपॉर्टेंट वन समझते हो उसके थ्रू अगर आप वो चीज़ आउटपुट निकलवा पाते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर आपके उस स्ट्रेसर को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। और जैसे ही वो स्ट्रेसर आपका रिजॉल्व होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप निकल करके बाहर आ जाते हैं। अगर वो स्ट्रेसर आपको नहीं मिल पाता या नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं या अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मैं प्रॉब्लम में हूँ मुझे इससे निकलना चाहिए, तो ज़रूर फिर वो धीरे धीरे करते करते
आपको डिसस्ट्रेस की तरफ लेके जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करवाता है ना। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए फ्रेंड्स, है ना, कि जब भी आपको ये लगे कि नहीं मैं फेल्योर फील कर रहा हूँ, या मैं मोरल मेरा डाउन हो रहा है, या मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद योर टीचर्स। ठीक है, कभी भी उसमें शर्म नहीं करिए, कभी भी झेप नहीं करिए, कभी भी उसमें अपने आप को एनॉयड फील नहीं करिए। इमीडिएटली अपने टीचर से मिलिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से मिलिए, नहीं उनसे अगर आप बोल पाते हैं तो दूसरे टीचर को मिलिए, वो आपकी बात कन्वे कर देंगे वहां तक। ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर का प्रेशर निकालेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ रिजॉल्व होएगी नहीं। जैसे देयर इज़ अ वेरी बिग थिंग इन आवर फैमिली, इन आवर किचन, प्रेशर कुकर देखा है आप सबने ना, वो गैस पे रखते इमीडिएटली विसल नहीं करता, इट टेक्स टाइम। ठीक है, वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, इट टेक्स टाइम, वो धीरे धीरे इकट्ठा करता है, और जिस दिन हम वो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है उस दिन इट गेट्स ब्लास्टेड। ठीक है, तो वो सिचुएशन ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी कोपिंग स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए, कोपिंग हैबिट्स को बढ़ाइए। म्यूज़िक है, वॉकिंग है, डांसिंग है, गॉसिपिंग है, जो भी वॉट एवर यू लाइक्स उसको करिए। स्टडी का प्रेशर कम रखिए और स्टडी के अपने लूप होल्स को पैक करते चलिए। ठीक है, ओके बच्चों, any more question? जैसे कि संतुष्टि कम मेरी, जैसे कि एमबीबीएस से आ रहा है, मैं कुल मिला के मैं डॉक्टर बन के सेवा करनी है लोगों को, तो नहीं एमबीबीएस मिला तो बीएमएस बन गई, तो ऐसा करना सही है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा मैनेज कम में संतुष्टि। देखो होता क्या है ना, संतुष्टि कभी कम और ज्यादा नहीं होती, संतुष्टि संतुष्टि होती है ना। डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को किसमें सेटिस्फाइड फील करते हो, और लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ठीक है, 3 चीजें हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो आपके पास है उसको आप एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक, और जो आप चाह रहे थे वो आपने अचीव किया कि नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता लाइफ में। ठीक है, लाइफ में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्टेंस होती है कि हम अपने कैलिबर को लेकर के कितना अवेयर हैं, अपने कैलिबर को हम कितना इवेल्युएट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटी सी बात कही ना कि क्लास में 2 बच्चे आते ही एक को सेकंड आना है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब ये अपने ऊपर है कि हम अपने आप को सेकंड मान के चलना चाहते हैं कि हम फर्स्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं। ठीक है ना, बाकी तो डेस्टिनी है, वी हैव टू डू अवर बेस्ट इन इनिशियल, है ना। पहले अपना इनपुट दीजिए, जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से फिर अपने आप को डिसाइड करिए। बट लाइफ में हमेशा 2 चीज याद रखिए कि जो मिले उसको पूरी तरह से एंजॉय करिए और उसको पूरी तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक्सेप्ट करिए और अपनी कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करके फर्दर आगे बढ़ने का चैलेंज लीजिए, बस। देयर इज अ फिनोमेनन ऑफ बाउंस बैक। आपने वो बॉल देखी है ना, वो जंपिंग वाली जो बॉल होती है ना, उसको आप जितना दबाओगे और जब छोड़ोगे तो वो उतनी तेजी से ऊपर आती है। जैसे पानी में नहीं होता, आप थ्रस्ट फोर्स लगता है, जितना आप बॉल दबाओ बॉल अपना, बस वैसे ही, है ना। लाइफ में हमेशा बाउंस बैक करने की आदत डालिए कि हमको उससे निकलना कैसे। आपकी परफॉर्मेंस कम हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस किस वजह से कम हुई ये इंपॉर्टेंट है। उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको रिजॉल्व करिए। अगर वो एकेडमिक से रिलेटेड है तो टीचर्स की हेल्प लीजिए, फैमिली से रिलेटेड है तो फैमिली से हेल्प लीजिए, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो फिर पर्सनल लाइफ में मॉडिफिकेशंस करने की आदत डालिए, है ना। ऐसा होता है कि बुक लेकर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद अजीब अजीब नहीं, वैसे ये इस एज में थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस एज में ये थोड़ा ज्यादा होता है कि बुक तो यहाँ है और दिमाग न जाने कहाँ कहाँ है।
नहीं, कभी कभी नहीं, ये अक्सर होता रहता है और ये होना भी चाहिए, है ना। इसके होने से दो फायदे होते हैं। इसके होने से फायदा नंबर एक तो ये होता है कि अपने को पता लगता है कि हाँ अड़ोस पड़ोस में चल क्या रहा है आखिर, है ना। देखिए होता क्या है, मैंने आपको एक चीज बहुत पहले ही बताई थी, शुरू में दो चीजें होती हैं, या तो हम अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और या तो हम वो चीज पढ़ रहे होते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा टफ फील करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंजेस्टेड फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। जब इंटरटेनिंग चीज हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन अपने आप ही उस पर फोकस करता है सारी चीजों पे। जब हम कोई ऐसा टॉपिक कवर कर रहे होते हैं जो कि टफ है, जो हमें वास्तव में टफ लगता है, ठीक है, तो फिर हमारा ब्रेन अपने आप को उससे निकालने की या चुराने की या उससे बचाने की कोशिश करता है, ठीक। और तीसरी सिचुएशन होती है कि जब हम जबरदस्ती एग्जॉस्टेड होने के बावजूद भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दूसरी और तीसरी जो दोनों सिचुएशन है, उस दोनों सिचुएशन को आइडेंटिफाई करिए, उस दोनों और सिचुएशंस के लिए क्या करना है वो समझने की कोशिश करिए। स्टडी हमेशा रिलैक्स माइंड से होती है। कभी अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि हमारा ब्रेन इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो 10 मिनट के लिए स्टडी क्लोज करिए, जो भी आपको रिफ्रेशिंग टास्क लगता हो, ठीक है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ब्रेन रिलैक्स करिए और वापस से लग जाइए, ठीक। अगर वो सिचुएशन नंबर 2 है कि आप वो टॉपिक कर रहे हैं जो आपके लिए टफ है, ठीक है, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए कि उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है कहाँ पे, जिसकी वजह से ब्रेन बार बार डाइवर्ट हो रहा है ना, और फिर उसको टीचर से मिलके उसको सॉल्व आउट करिए, है ना। किसी भी चीज को अन्य सब्जेक्ट को नॉन साइंटिफिक कैसे मिल सकते हैं? हाँ देखो बेटा, एक सिंपल सी लाइन में बोलूंगा आपको, जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, दैट एग्जाम इज नथिंग, इट इज द रिकॉल ऑफ योर मेमोरी। जितना ज्यादा रिकॉल करिएगा ब्रेन में उतना बढ़िया डीप इंप्रेशन जाएगा, और जितना डीप इंप्रेशन जाएगा उतना रिफ्लेक्टली उसका आंसर आएगा। बस इतना सा फंडा है इसमें। और कुछ? चलो, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और कोई क्वेरी हो किसी की तो अपने सर की आप लोग हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर कभी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या कोई स्पेशल कुछ क्वेरी हो तो अपने टीचर्स के थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं सर।